कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। देखिए, हो सकता है दूसरे बैच में, सर के बैच में सॉलिड स्टेट और ये वो बड़ा रैंडम तरीका से आगे बढ़ रहे हैं। मैं सॉल्यूशन पहले पढ़ाऊंगा, उसके बाद सॉलिड पढ़ाऊंगा, उसके बाद सरफेस पढ़ाऊंगा। ठीक है? नहीं, क्या करोगे पहले पढ़ के? सॉलिड पढ़ लिए, सॉल्यूशन पढ़े हो तो पहले सॉल्यूशन करो, पहले तमीज से, उसके बाद का लंबा प्लानिंग बाद में। ऐसा भी हो सकता है कि दूसरे बैच में आइडियल गैस पढ़ाया जा रहा हो, पीवी इक्वल टू एनआरटी, लेकिन मैंने नहीं पढ़ाया है पीवी इक्वल टू एनआरटी। ठीक है? और मैं ये समझता हूं कि पीवी इक्वल टू एनआरटी का ज्यादा डिस्कशन करना अभी उचित नहीं है, लेकिन अगर समय मिलेगा लास्ट में तो हम तुम लोग को थोड़ा बहुत बता देंगे। ऐसे प्लान तो हुआ था कि खाली रियल गैस ही पढ़ाना है, लेकिन पता नहीं वो कैसे आइडियल गैस में घुस गए। तो बाबा का कोई भरोसा नहीं है, बाबा तो अल्टीमेट नहीं है ना, तो उनका अपना चल रहा है, चलने दो, हम लोग इस तरीके से आगे बढ़ेंगे। सोल्यूशन एंड कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी, राइट डाउन लिक्विड स्टेट। लिक्विड स्टेट, जिस तरीके से हम लोग गैसियस स्टेट पढ़े उसी तरीके से लिक्विड स्टेट भी होता है। गैस का मॉलिक्यूल्स का एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पे काइनेटिक एनर्जी होता है। गैस का मॉलिक्यूल का एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पे काइनेटिक एनर्जी होता है, और वो काइनेटिक एनर्जी किस पे डिपेंड करता है? सिर्फ टेम्परेचर पे। सिमिलरली द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द मॉलिक्यूल, नोट करो, द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द मॉलिक्यूल्स ऑफ लिक्विड, द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द मॉलिक्यूल्स ऑफ लिक्विड, the kinetic energy of the molecules of liquid the kinetic energy of the molecules of liquid depends only on temperature, depends only on temperature. The kinetic energy of the molecules of liquid also depends only on temperature. अगर हम लोग एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पे नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स वर्सेस स्पीड, अगर हम लोग लिक्विड के लिए भी प्लॉट करें नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स वर्सेस स्पीड ऑफ अ लिक्विड मॉलिक्यूल, इसका भी नेचर बिल्कुल वैसा ही आता है जैसा कि आइडियल गैस के केस में या गैसियस स्टेट के केस में आता था। मान लो टेम्परेचर T1 पे इस तरीके से वेरिएशन ऑफ मॉलिक्यूल्स, वेरिएशन ऑफ स्पीड आया लिक्विड के मॉलिक्यूल्स का, क्योंकि लिक्विड का भी मॉलिक्यूल अलग अलग स्पीड में मूव कर रहा है, अलग अलग मॉलिक्यूल का अलग अलग काइनेटिक एनर्जी है। तो उसी का मैक्सवेलियन डिस्ट्रीब्यूशन, इसको कहते हैं हम लोग मैक्सवेलियन डिस्ट्रीब्यूशन, स्पीड 0 से लेकर इन्फानाइट तक। ऐसे भी मॉलिक्यूल होते हैं जिनका स्पीड बहुत हाई होता है, और ऐसे भी मॉलिक्यूल होते हैं जिनका स्पीड बहुत कम होता है। ये इस तरीके से डिस्ट्रीब्यूशन होता है, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स वर्सेस स्पीड का प्लॉट टेम्परेचर T1 केल्विन पे ऐसा। और अगर हम लोग टेम्परेचर बढ़ा दें टेम्परेचर T2 केल्विन पे, इस तरीके से नेचर आएगा। एंड वेयर टेम्परेचर T2 विल बी ग्रेटर देन टेम्परेचर T1। टेम्परेचर T2 बढ़ाते ही वो पीक क्या होता है कि नीचे आता है, कारण एरिया अंडर द कर्व जो होना चाहिए वो सेम होना चाहिए, बिकॉज टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल इज ऑलवेज कांस्टेंट, टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल रिमेन्स कांस्टेंट, एरिया अंडर द कर्व शुड रिमेन कांस्टेंट। तो इस तरीके से, और मॉलिक्यूल का स्पीड भी बढ़ेगा, इसलिए ग्राफ जो है वो लेफ्ट तरफ बेंड करता है, पीक कम हो जाता है। जैसा गैसियस स्टेट में प्लॉट मिलता है उसी तरीके से हम लोग को लिक्विड स्टेट में भी प्लॉट मिलता है। कहने का मतलब एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पे कुछ मॉलिक्यूल हाई काइनेटिक एनर्जी के साथ होते और कुछ मॉलिक्यूल लो काइनेटिक एनर्जी के साथ होते। हर मॉलिक्यूल का काइनेटिक एनर्जी सेम नहीं होता, हर मॉलिक्यूल का स्पीड वैल्यू भी सेम नहीं होता। क्लियर?
अगर एक लिक्विड स्टेट, प्योर लिक्विड कंसिडर करो, प्योर लिक्विड, कोई भी लिक्विड हो बट इट इज अ प्योर लिक्विड टेकन एट अ टेम्परेचर T इन अ क्लोज्ड कंटेनर, टेकन एट अ टेम्परेचर T इन अ क्लोज्ड कंटेनर। एक मॉलिक्यूल को इमेजिन करो कि वो लिक्विड के बल्क के अंदर है, और एक मॉलिक्यूल को इमेजिन करो कि वो लिक्विड के बिल्कुल सरफेस पे है। जो बल्क के अंदर है उस पे बिल्कुल यूनिफॉर्म फोर्स ऑफ अट्रैक्शन फ्रॉम ऑल साइड। जो बल्क के अंदर है उस पे यूनिफॉर्म फोर्स ऑफ अट्रैक्शन फ्रॉम ऑल साइड। लेकिन जो सरफेस पे है उस पे अनबैलेंस्ड फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, अनबैलेंस्ड फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। अब यहां पे फिजिक्स मत लगा देना, फिजिक्स लगाना मतलब कि सर डाउनवर्ड है, कभी जाएगा ही नहीं बाहर, इसलिए हम लिख क्या रहे हैं, इट इज सब्जेक्टेड टू अनबैलेंस्ड फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। जो लिक्विड का मॉलिक्यूल बल्क के अंदर है उस पर बिल्कुल यूनिफॉर्म फोर्स ऑफ अट्रैक्शन थ्रू आउट, लेकिन जो मॉलिक्यूल सरफेस पे लाई कर रहा है इट इज सब्जेक्टेड टू अनबैलेंस्ड फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, अनबैलेंस्ड फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। And if that molecule has high kinetic energy, अगर ये मॉलिक्यूल के पास काइनेटिक एनर्जी बहुत ज्यादा है, हाईली एनर्जेटिक मॉलिक्यूल है, then it has a tendency to escape out from the surface, escape out from the surface। एक तो इस पे अनबैलेंस्ड फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, अनबैलेंस्ड फोर्स ऑफ अट्रैक्शन के साथ अगर इसका काइनेटिक एनर्जी अगर बहुत ज्यादा हुआ तो ये सरफेस छोड़ने का इसका टेंडेंसी बढ़ जाता है, सरफेस से निकल जाता है। निकलने के बाद वो कंटेनर के वॉल के साथ टकराता है, टकराने पे अपना एनर्जी को लॉस करता है। सरफेस से निकलने के बाद वो वॉल ऑफ कंटेनर से टकराएगा, वॉल ऑफ कंटेनर के साथ टकराने से उसकी एनर्जी लॉस होगी, क्योंकि प्रैक्टिकली नन ऑफ द कोलिजन्स आर इलास्टिक, परफेक्टली इलास्टिक, एनर्जी लॉस विल हैपन। और जैसे ही उसका एनर्जी कम होता है वो वापस फिर सरफेस के अंदर घुस भी जाता है। कहने का मतलब एक पर्टिकुलर टेम्परेचर T पे लिक्विड के सरफेस से कुछ मॉलिक्यूल बाहर निकलते और कुछ मॉलिक्यूल अंदर भी आता है। एट अ पर्टिकुलर टेम्परेचर T फ्रॉम द सरफेस ऑफ लिक्विड सम मॉलिक्यूल लीव्स द सरफेस कॉन्टिन्यूअसली एंड ऑल्सो सम मॉलिक्यूल्स एंटर द सरफेस कॉन्टिन्यूअसली। यह प्रोसेस हमेशा चलता है, और यह प्रोसेस चलते चलते एक वक्त ऐसा भी आता है जब नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स लीविंग द सरफेस becomes equal to the number of molecules entering the surface. After some time, the number of molecules leaving the surface becomes equal to the number of molecules entering the surface, number of molecules entering the surface। कुछ मॉलिक्यूल सरफेस को छोड़ भी रहा है और कुछ मॉलिक्यूल सरफेस के अंदर आ भी रहा है आफ्टर एनर्जी का लॉस। एक ऐसा वक्त आता है एक पर्टिकुलर टेम्परेचर T पे कि नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स लिविंग द सरफेस बिकम्स इक्वल टू द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स एंटरिंग द सरफेस, एंड दैट पर्टिकुलर कंडीशन इज कॉल्ड फेज इक्विलिब्रियम। And that particular condition is called phase equilibrium। उसे कहते हैं हम लोग phase equilibrium। जब number of molecules leaving the surface becomes equal to the number of molecules entering the surface, then it is called phase equilibrium। At phase equilibrium, the pressure exerted by the vapors of the liquid on its surface is called vapor pressure of the liquid।
तो वेपर प्रेशर का क्लियर डेफिनेशन आपको पता होना चाहिए। वेपर प्रेशर क्या है? ओके, नो डाउट इट इज द प्रेशर ऑफ वेपर, बट व्हेन इट इज मेजर्ड एट फेज इक्विलिब्रियम। जब इक्विलिब्रियम आएगा क्लोज्ड कंटेनर, ओपन कंटेनर में तो इक्विलिब्रियम आ ही नहीं सकता, खुला छोड़ दो पूरा का पूरा वेपराइज कर जाएगा। क्लोज्ड कंटेनर में एक पर्टिकुलर टेम्परेचर T पे जब लिक्विड को रखा जाता है और जब वो फेज इक्विलिब्रियम मेंटेन होता है, तब जो प्रेशर मेजर होता है, यहां पर हम एक मैनोमीटर मान लो लगा दिए, तब जो प्रेशर जो मेजर होगा उसे हम लोग वेपर प्रेशर कहेंगे। एंड इफ द लिक्विड इज वाटर, then the vapor pressure is also termed as aqueous tension. If the liquid is water, then the vapor pressure of water is called aqueous tension. And if the liquid is water, then the vapor pressure is called aqueous tension. Copy करो यहां तक जल्दी। The pressure exerted by the vapors of the liquid at phase equilibrium is called vapor pressure. And if the liquid is water, then the vapor pressure is called aqueous tension. Aqueous tension भी बोला जाता है, aqueous tension. Okay. Vapor pressure depends, vapor pressure of any liquid, ध्यान रखना, सिर्फ प्रेशर जो होता है वो प्रेशर ऑफ गैस होता है, लेकिन वेपर प्रेशर इज ऑफ लिक्विड। ये नहीं बोलते वेपर प्रेशर ऑफ द गैस, वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड। तो इसका यही मतलब है कि वो लिक्विड अपने वेपर के साथ जैसा भी कंडीशन पे इक्विलिब्रियम मेंटेन करेगा, तब जो नापा गया प्रेशर उसे हम लोग वेपर प्रेशर कहेंगे। वेपर प्रेशर ऑफ एनी लिक्विड डिपेंड्स ओनली ऑन temperature, only on temperature, and independent of amount of liquid, independent of surface area of liquid। बहुत इंपॉर्टेंट चीज, वेपर प्रेशर सिर्फ और सिर्फ टेम्परेचर पर डिपेंड करता है। जब तक टेम्परेचर T कांस्टेंट, उस लिक्विड का वेपर प्रेशर इज कांस्टेंट। वेपर प्रेशर इज इंडिपेंडेंट ऑफ द अमाउंट ऑफ लिक्विड टेकन। हम 1 लीटर वाटर लेके भी वेपर प्रेशर निकालेंगे और 1 बूंद वाटर भी लेकर हम वेपर प्रेशर निकाल सकते हैं। टेम्परेचर T अगर सेम है तो 1 बूंद में भी वही आएगा जो 1 लीटर में आया था। एक पतले से ट्यूब में हम वेपर प्रेशर निकाल सकते, एक वाइड कंटेनर में भी हम वेपर प्रेशर निकाल सकते। अगर टेम्परेचर T सेम है तो दोनों केस में वेपर प्रेशर सेम आएगा। कारण वेपर प्रेशर जब भी मेजर किया जाएगा वो इक्विलिब्रियम पे मेजर किया जाएगा। हो सकता है कि पतले से ट्यूब में इक्विलिब्रियम 1 घंटे के बाद आए और वाइड कंटेनर में इक्विलिब्रियम जल्दी आ जाए, क्योंकि सरफेस एरिया जब बढ़ता है तो रेट ऑफ इवापोरेशन बढ़ जाता है, सरफेस एरिया घटता है तो रेट ऑफ इवापोरेशन घट जाता है। लेकिन जब इक्विलिब्रियम आएगा तभी हम वेपर प्रेशर का बात भी करेंगे। जब इक्विलिब्रियम आया ही नहीं तो वेपर प्रेशर का बात भी नहीं करेंगे। तो जब भी इक्विलिब्रियम आए, जब इक्विलिब्रियम आ गया, उस वक्त अगर आप वेपर प्रेशर मेजर करोगे तो दोनों केस में सेम आएगा। हम एग्जांपल लेके भी बताएंगे। खैर, एक इंपॉर्टेंट बात अभी से ही समझ लो, इसका बहुत ज्यादा डिटेल डिस्कशन नहीं। फ्री एनर्जी ऑफ मॉलिक्यूल is also termed as mu, that is chemical potential. Chemical potential. Potential to do chemical work. Potential for chemical changes. Potential for physical changes. That is called mu. Free energy. आप लोग पढ़े हो थर्मोडायनेमिक्स of free energy? Free energy is for doing non-mechanical work. केमिकल चेंज या फिजिकल चेंज में फ्री एनर्जी का इस्तेमाल होता है। जब भी एक लिक्विड वेपराइज करता है तो लिक्विड मॉलिक्यूल का फ्री एनर्जी घटता है, तभी जाके वेपराइज करता है।
सिमिलरली जब कोई वेपर कंडेंस करता है लिक्विड में, तो वेपर का भी फ्री एनर्जी घटता है, तब जाके वो कंडेंस होता है। हर फिजिकल चेंज और केमिकल चेंज में फ्री एनर्जी का इस्तेमाल होता है। एक मॉलिक्यूल का फ्री एनर्जी को केमिकल पोटेंशियल म्यू भी कहा जाता है। खैर एग्जैक्टली तो नहीं बराबर है, क्योंकि पार्शियल मोलर प्रॉपर्टी आपके सिलेबस में नहीं है, लेकिन आप समझ सकते हैं कि हाँ भाई, फ्री एनर्जी ऑफ द मॉलिक्यूल इज केमिकल पोटेंशियल, पोटेंशियल टू डू केमिकल वर्क या पोटेंशियल फॉर द फिजिकल चेंजेस। नाउ द टेंडेंसी of a molecule to change its state is called fugacity. FUGACITY। हर मॉलिक्यूल का अपना स्टेट को चेंज करने का एक टेंडेंसी होता है। जैसे लिक्विड का सरफेस पे जो मॉलिक्यूल था, उसके पास एक टेंडेंसी था कि वो गैसियस स्टेट में जाए, तो वो उस मॉलिक्यूल की फ्यूगैसिटी है। टकराया इधर उधर, उसका फ्यूगैसिटी लिक्विड स्टेट में आने का बढ़ गया। वैसे इसको हम ठंडा कर देंगे तो लिक्विड का मॉलिक्यूल का सॉलिड स्टेट में जाने का टेंडेंसी बढ़ जाएगा। बात समझ में आ रहा है? द टेंडेंसी ऑफ अ मॉलिक्यूल टू चेंज इट्स स्टेट फ्रॉम वन स्टेट टू अदर स्टेट इज कॉल्ड फ्यूगैसिटी। एंड फ्यूगैसिटी is a direct measurement of chemical potential. Fugacity is a direct measure for chemical potential. For liquid to vapor के लिए ध्यान रखना, mu is always equal to mu naught plus RT ln x. म्यू क्या है? केमिकल पोटेंशियल। केमिकल पोटेंशियल क्या है? फ्यूगैसिटी। फ्यूगैसिटी क्या है? द टेंडेंसी ऑफ चेंजिंग द स्टेट फ्रॉम लिक्विड टू वेपर और वेपर टू लिक्विड। फिलहाल इतनी पे बात कर रहे हैं हम लोग फ्रीजिंग पे नहीं जा रहे। लिक्विड से वेपर या वेपर से लिक्विड, कंडेंसेशन या वेपराइजेशन। म्यू इज ऑलवेज इक्वल टू म्यू नॉट प्लस RT ln x। एक्स है मोल फ्रैक्शन। मोल फ्रैक्शन किसका? ऑफ लिक्विड सॉल्वेंट। अगर हम प्योर लिक्विड लिए हैं, इफ लिक्विड इज प्योर, तो x का वैल्यू क्या होगा? 1। लेकिन अगर हम लिक्विड में कोई चीज मिला देंगे, शुगर मिला देंगे, तो लिक्विड का मोल फ्रैक्शन 1 से छोटा हो जाएगा। हम अभी प्योर लिक्विड का बात कर रहे हैं। तो इफ द लिक्विड इज प्योर देन x इज 1। x इज 1 मतलब कि म्यू विल बी इक्वल टू म्यू नॉट एंड दैट म्यू नॉट विल बी मैक्सिमम। वाई? बिकॉज x इज ऑलवेज लेस देन 1। अगर ये लेस देन 1 हुआ तो ये नेगेटिव क्वांटिटी होकर इसमें घटेगा। कहने का मतलब, एक प्योर लिक्विड का मॉलिक्यूल का वेपर में जाने का टेंडेंसी हमेशा सॉल्यूशन से जाने का टेंडेंसी से ज्यादा होता है। ये बात तो समझ में आ रहा है ना? एक प्योर वाटर ले ले कंटेनर में और एक शुगर वाटर का सॉल्यूशन ले ले कंटेनर में, दोनों में से वाटर वेपर ही निकलने वाला है। लेकिन शुगर वाला सॉल्यूशन से वाटर वेपर कम, क्योंकि वहां पे वाटर मॉलिक्यूल का फ्यूगैसिटी या केमिकल पोटेंशियल कम हो गया, क्योंकि वहां पे उसका मोल फ्रैक्शन लेस देन 1 है। समझ में आ रहा? ये वही इक्वेशन है, G इक्वल टू G नॉट प्लस RT ln एक्टिविटी। डेल्टा G वाला नहीं, G इक्वल टू G नॉट प्लस RT ln एक्टिविटी। यहां पे एक्टिविटी क्या है? X है। खैर, इतना समझ लो कि प्योर लिक्विड का मॉलिक्यूल का टेंडेंसी ज्यादा होता है, सॉल्यूशन में रहेगा तो वही मॉलिक्यूल का टेंडेंसी कम होगा। ठीक? अब तुम खुद ही दिमाग से लगा कि केमिकल पोटेंशियल ऑफ द लिक्विड मॉलिक्यूल माने टेंडेंसी टू चेंज द स्टेट, चाहे तुम पतला कंटेनर में ले, चौड़ा कंटेनर में ले, 1 लीटर ले, 10 लीटर ले, क्या उसका केमिकल पोटेंशियल कभी चेंज करेगा? केमिकल पोटेंशियल तो डिपेंडेंट टी पे है यार।
और x तो हमेशा 1। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? देयरफॉर वेपर प्रेशर इज डिपेंडेंट ओनली ऑन टेम्परेचर। अब ध्यान देना, कहने का यह मतलब है कि इफ आई एम टेकिंग अ वाइड कंटेनर क्लोज्ड, इफ आई एम टेकिंग अ वेरी नैरो कंटेनर टाइप का है, अगर ये भी टी है ये भी टी है, वेपर प्रेशर विल बी सेम। भले यहां पे इक्विलिब्रियम जल्दी आ जाए और यहां इक्विलिब्रियम बहुत देर के बाद आए, समझ में आ रहा है? वेपर प्रेशर विल बी सेम मेजर्ड, क्योंकि वेपर प्रेशर इज ऑलवेज मेजर्ड एट इक्विलिब्रियम। समझ में आ रहा है? अगर हम एक कंटेनर में 10 लीटर वाटर लेके वेपर प्रेशर मेजर किए, मान ले 10 लीटर ऑफ वाटर, 10 लीटर ऑफ लिक्विड बट एट अ टेम्परेचर टी, और वैसे ही कंटेनर में मैंने कहीं पे एक बूंद ले लिया, एक ड्रॉप लिक्विड वाटर इन अ कंटेनर, सेम कंटेनर मेंटेन्ड एट अ सेम टेम्परेचर टी, आई विल गेट द सेम वेपर प्रेशर। लेकिन ये तो बड़ा अजब सा बात है कि सर एक बूंद लोगे, चलो 10 लीटर तो समझ में आ रहा है, इक्विलिब्रियम आ जाएगा और आप मेजर कर लोगे वेपर प्रेशर। एक बूंद लेके वेपर प्रेशर मेजर करने का क्या मतलब है? बिल्कुल सही बात है, एक बूंद लेंगे तो पूरा उड़ जाएगा। लेकिन हमको अगर इस एक बूंद के साथ इक्विलिब्रियम मेंटेन करना है, राइट, तो हम इक्विलिब्रियम तो हम बाहर से भी मेंटेन कर सकते हैं। मान ले हम वेपर इसके अंदर घुसाए, अंदर लिए, इंसर्ट किए, एक ही बूंद हम ड्रॉपलेट लिए लिक्विड का, और बाहर से उसका वेपर हम कंटेनर के अंदर भेजे। कब तक भेजे? तब तक भेजे जब तक कि उस ड्रॉपलेट का साइज में कोई चेंज ना आए। ड्रॉपलेट का साइज कांस्टेंट का मतलब क्या? ड्रॉपलेट का साइज कांस्टेंट है मतलब क्या? वहां से गैस में आने वाला, वेपर में आने वाला मॉलिक्यूल का नंबर और लिक्विड में जाने वाला मॉलिक्यूल का नंबर बराबर, तभी तो वो ड्रॉपलेट का साइज कांस्टेंट होगा। तो हमने टेम्परेचर टी पे बाहर से इतना वेपर लिया ताकि ड्रॉपलेट का साइज कांस्टेंट हो जाए। ऐसा तो कर ही सकते हैं। अगर ड्रॉपलेट का साइज कांस्टेंट हो गया तब मेजर कर वेपर प्रेशर। तब जो प्रेशर मेजर करोगे यहां का और यहां का दोनों बराबर। तो चाहे एक ड्रॉप लिक्विड अपने वेपर के साथ इक्विलिब्रियम पे रहे या 10 लीटर लिक्विड अगर रहे इक्विलिब्रियम पे अपने वेपर के साथ, अगर इक्विलिब्रियम है, चाहे हम इक्विलिब्रियम क्रिएट किए हैं या ऑलरेडी ऑटोमेटिकली इक्विलिब्रियम क्रिएट हुआ है, दोनों बात समझना। द वेपर प्रेशर मेजर्ड विल बी सेम, आइडेंटिकल। Therefore, vapor pressure depends only and only on temperature. Clear? We cannot apply the laws of ideal gas on vapor pressure. Note कर लेना. We cannot apply the laws of ideal gas on vapor pressure. Laws of ideal gas मतलब मान ले बॉयल्स लॉ, क्योंकि वेपर प्रेशर कांस्टेंट टेम्परेचर पे बात होता है ना। बॉयल्स लॉ क्या कहता है? पीवी कांस्टेंट, प्रेशर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम। हम तो यहां देख रहे हैं कि कैसा भी वॉल्यूम ले ले कंटेनर का कैसा भी वॉल्यूम ले लो, कुछ भी ले लो, टेम्परेचर टी कांस्टेंट एंड फेज इक्विलिब्रियम, देन द प्रेशर इज कांस्टेंट। देन हाउ कैन वी अप्लाई पीवी इक्वल टू कांस्टेंट बॉयल्स लॉ इन दिस केस? We cannot apply any laws of ideal gas on the vapor pressure. समझ में आ रहा है? यहां पे P1 V1 is equal to P2 V2 नहीं चलता, क्योंकि प्रेशर इज ऑलवेज कांस्टेंट इफ द इक्विलिब्रियम इज मेंटेन्ड। ठीक? जब इतना डिस्कशन हम कर लिए तो एक छोटा सा चीज बताओ जिसपे हम लोग अगले क्लास में डिस्कस करेंगे। ये है वाटर और ये है वाटर प्लस शुगर का सॉल्यूशन, दोनों को क्लोज्ड कंटेनर, दोनों को टेम्परेचर टी। दोनों टेम्परेचर टी, क्या दोनों में प्रेशर सेम आएगा इक्विलिब्रियम पे?
Let both of them comes to the equilibrium point. Will the vapor pressure comes identical? No, sir. Why not, sir? क्या सरफेस पे ये एकदम यही हम सुनना चाह रहे थे। ये एक गलत धारणा है और गलत कंसेप्ट है। चलो ठीक है, तुम्हारा मान बात रखने के लिए हम बढ़ा दिए। अब तो बराबर हो गया होगा। वाटर का मॉलिक्यूल अब तो बराबर हो गया होगा सरफेस पे। नहीं, कुछ लोग बोलते हैं कि अरे यहां पे तो सरफेस पे सिर्फ वाटर का मॉलिक्यूल है, यहां पे तो सरफेस पे वाटर का मॉलिक्यूल के साथ साथ शुगर का ही मॉलिक्यूल है, इसलिए वाटर का मॉलिक्यूल कम हो गया तो वेपर प्रेशर कम हो गया। फालतू बात, बढ़ा दिए हम। अब तो वाटर का मॉलिक्यूल बराबर हो गया होगा। अब क्या सीन है? अब प्रेशर बराबर की प्रेशर कम ज्यादा? अभी भी यहां प्रेशर कम। रीजन इज केमिकल पोटेंशियल। प्योर कंडीशन में केमिकल पोटेंशियल या टेंडेंसी टू चेंज द स्टेट इज मैक्सिमम। कुछ भी मिला दो उसमें, अब वाटर का मॉलिक्यूल का टेंडेंसी टू गो इन द वेपर स्टेट बिकम्स लेस, फ्री एनर्जी डिक्रीजेस, केमिकल पोटेंशियल डिक्रीजेस। देयरफॉर एनीवे तू चाहे एक बूंद ले या वाइड कंटेनर में ले या 10 लीटर ले, वेपर प्रेशर जो भी आएगा वो प्योर वाले से कम ही आएगा। समझ में आ रहा है? क्लियर है? क्या व्हाट इज नॉन वोलेटाइल सोल्यूट? ये सब बेसिक टर्म है जो इस चैप्टर में आएगा। नॉन वोलेटाइल सोल्यूट अपने आप एक ऐसा सोल्यूट जो कि अपना सोल्यूशन स्टेट से कोई दूसरे स्टेट में नहीं जा सकता। न तो वो सोल्यूट का पार्टिकल सॉलिड स्टेट में जाएगा और ना ही वो सोल्यूट का पार्टिकल वेपर स्टेट में आएगा। दोनों बात, वेपराइज का ही नहीं। अगर हम फ्रीज करेंगे तो इसका यह मतलब नहीं कि आइस का क्रिस्टल में नमक घुस जाएगा। हम लोग जो आइसक्रीम खाते हैं वो मीठा लगता है, लेकिन इसका यह मतलब नहीं है कि आइस का क्रिस्टल के अंदर शुगर चला गया। उस क्रिस्टल के ऊपर शुगर है इसलिए मीठा लगता है। उसी तरीके से तुम खुद सोचो कि अगर शुगर का सोल्यूशन को बॉईल करेंगे तो क्या मीठा भाप आएगा क्या? नमकीन पानी को बॉईल करने से नमकीन आता है क्या भाप? नहीं ना, नम टेस्टलेस आता कि नहीं? सेम चीज जब हम लोग सॉलिडिफाई भी करते हैं तो आइस के क्रिस्टल में कोई भी सॉलिड का पार्टिकल, लेकिन वही अगर विक्स को पानी में मिला दो और उसके बाद बॉईल करो तो वाटर वेपर के साथ साथ विक्स का वेपर भी आता है। दे आर वोलेटाइल सोल्यूट एंड द वन विच कैनॉट चेंज द स्टेट दे विल बी कॉल्ड एज non-volatile solute. We will continue in the next class. Thank you.